तो बच्चों, आज के इस कालखंड में हम आपको जो दैनिक जीवन में पृष्ठ तनाव के बहुत सारे एग्जाम्पल के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं कि पृष्ठ तनाव के अनुप्रयोग या इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो हम पहला अपन देखते हैं, इसमें हम एक चीज देखते हैं कि यदि किसी स्याही को सोखने वाली जो वस्तु होती है उस पर सुई को रखेंगे, किनको रख देंगे, उसको सुई को रखेंगे, तो अपन पानी की सतह पर रख दिया जाता है। तो कुछ देर बाद देखते हैं कि जो स्याही सोखता होता है वह जल के अंदर चली जाती है, जबकि सुई होता है वो जल की सतह पर तैरते रहती है। ठीक है, यदि एक सुई को स्याही सोखता पर रखकर जल की सतह पर रखा जाता है, तो कुछ देर के बाद ठीक स्याही सोखता जल के अंदर चली जाती है, जबकि सुई जल की सतह पर तैरते रहता है। ठीक है, हम क्या देखते हैं, किसी स्याही सोखता पर सुई को रखेंगे और इनको जल की सतह पर रखेंगे, तो कुछ देर बाद देखते हैं कि स्याही सोखता में जल आ जाने के कारण स्याही सोखता जल के अंदर चली जाती है, जबकि सुई होता है वह जल की सतह पर ही तैरने लगता है। ठीक है, तो इनका कारण क्या है, जबकि जल का जो अपेक्षित घनत्व होता है वह सुई का जो अपेक्षित घनत्व होता है वह जल के अपेक्षित घनत्व से 8 गुना अधिक होता है। ठीक है, इसका कारण क्या है, चलिए इनका चित्र के माध्यम से समझते हैं अपन। मान लेते हैं ये जल की सतह पर, ये जल की सतह है, इस जल की सतह पर जब सुई को रखेंगे, इस प्रकार से सुई आ जाता है, तो सुई क्या करता है, अपने भार के कारण जल को नीचे की ओर दाब डालता है, जिसके कारण यहाँ पर एक क्या बन जाता है, गड्ढा बन जाता है। गड्ढा बन जाने के कारण इनका क्षेत्रफल में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्षेत्रफल में वृद्धि होने के कारण इनको क्षेत्रफल को कम करने के लिए इन पर ऊर्ध्वाधर दिशा में एक पृष्ठ तनाव का बल T कार्य करने लगता है। पृष्ठ तनाव का बल T ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करने लगता है, जो कि सुई के भार को संतुलित कर देती है। इसी कारण से सुई होता है वो जल की सतह पर तैरती रहती है। आया समझ में? क्या होता है कि जब जल की सतह पर सुई को रखा जाएंगे तो अपने भार के कारण वहां पर वो गड्ढा बना देती है। गड्ढा बनाने के कारण उस भाग का क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। तो इस वृद्धि हुए क्षेत्रफल को कम करने के लिए इस पर एक तनाव बल T लगता है, जो ऊर्ध्वाधर दिशा में, जैसा दिख रहा है चित्र में, ऊर्ध्वाधर दिशा में पृष्ठ तनाव का बल T कार्य करने लगता है। और यह पृष्ठ तनाव ही क्या करता है, इस सुई के भार को संतुलित करती है, जिसके कारण सुई होता है जल की सतह पर तैरने लग जाती है। ठीक है क्या? अगला इसका अनुप्रयोग अपन देखते हैं।
अगला इसमें अनुप्रयोग है कि हम किसी कपड़े को साफ करने के लिए साबुन की घोल का इस्तेमाल करते हैं, क्यों? तो होता क्या है, जैसे ही हम क्या करते हैं, साबुन का घोल का इस्तेमाल करते हैं, तो हम जानते हैं कि साबुन का घोल होता है द्रव के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। द्रव के पृष्ठ तनाव के कम होने से उनके क्षेत्रफल के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और क्षेत्रफल के मान में वृद्धि होने से जो साबुन होता है वो उन कणों तक पहुंच जाता है जहां तक के हमारा जल पहुंच नहीं पाती है। मतलब कपड़ों पे कुछ जो स्थान रहेगा जहां पर गंदगी रहेगा, जिनको जल क्षेत्रफल कम होने के कारण उसके अंदर तक नहीं पहुंच पाती है, तो जैसे ही हम उस पे साबुन लगाते हैं तो इनके पृष्ठ तनाव को ये कम कर देता है। पृष्ठ तनाव को कम करने के कारण इनके क्षेत्रफल के मान में वृद्धि हो जाती है, और यह साबुन का कण होता है उन छिद्रों तक पहुंच जाता है जहां तक जल नहीं पहुंच पाती है, और जो हमारा कपड़ा होता है वो अच्छे से साफ हो सकती है। ठीक है, चलिए इसी में अगला अपन देखते हैं। अगला जो और अपना एग्जाम्पल है वो है कि दांतों की सफाई करने के लिए ठीक है, हम लोग देखते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि सुबह जब हम सो कर उठते हैं तो दांत साफ करने के लिए किसको उपयोग करते हैं अपन लोग, टूथपेस्ट का। इससे क्या होता है, तो होता क्या है कि जो टूथपेस्ट होता है इनके इस्तेमाल करने से यह द्रव के पृष्ठ तनाव को या पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। पृष्ठ तनाव को कम करने से क्षेत्रफल में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अतः जल जो साधारण जल है जो हमारे दांतों में उन स्थानों पर नहीं पहुंच पाती है, उन स्थानों पर भी यह टूथपेस्ट पहुंच करके क्या कर देती है, साफ कर देती है। ठीक है, तो होता क्या है, पृष्ठ तनाव का मान कम हो जाने के कारण क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। अतः यह टूथपेस्ट होती है वो अधिक से अधिक जगह पर जाकर हमारे दांतों को साफ करती है। ठीक है, इनका अगला प्रयोग हम अपन देखते हैं कि जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उसमें मच्छर मारने के लिए मिट्टी का तेल डाला जाता है, क्यों? तो छोटे छोटे गड्ढों में मच्छर को मारने के लिए मिट्टी का तेल डाला जाता है, क्यों? क्यों डाला जाता है? होता क्या है, इस प्रकार से जो गड्ढे होते हैं, ये गड्ढे होते हैं, इस गड्ढे के तल पर ये जो मच्छर जो होते हैं ये अंडे दिए रहते हैं। ठीक है, जो मच्छर होता है कहाँ पर अंडा देता है, वो जो गड्ढा रहेगा उस पर जो जल की सतह होते हैं उन स्थानों पर ये अपने अंडे दिए रहते हैं, और ये जो अंडा होता है इस द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण, द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण संतुलित रहता है, ऊपर में तैरते रहता है। जैसे इस पर हम मिट्टी के तेल डालेंगे तो मिट्टी के तेल डालने से क्या होगा, मिट्टी के तेल डालने से इसके पृष्ठ तनाव के मान में कमी आएगी। कमी आने से ये मच्छर के जो अंडे हैं वह जमीन के अंदर चले जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। तो यही कारण है कि छोटे छोटे गड्ढों में मच्छर मारने के लिए इनका मिट्टी का तेल को डाला जाता है। ठीक है क्या? तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो पृष्ठ तनाव है इनका दैनिक जीवन में कुछ अनुप्रयोग हमने आपको बताया कि ये किस कारण से होती है। उम्मीद है आप इनको अच्छे से समझे होंगे। चलिए
आगे हम बात करते हैं पृष्ठ तनाव के बाद आ जाते हैं स्पर्श कोण के बारे में। स्पर्श कोण क्या होता है? स्पर्श कोण, ठीक। एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये क्या होता है? इनका परिभाषा देखते हैं। तो चलिए इनको हम चित्र की सहायता से परिभाषित करते हैं। तो अपन देखते हैं किसी भी द्रव में, किसी भी ठोस में जब हम द्रव को डाला जाता है, द्रव को डाला जाता है तो इस प्रकार से जहां पर ये द्रव होता है वह ठोस से मिलता है, ठीक है, वहां पर ये वक्राकार होती है। यहां पर दिखाई दिया जा रहा है, हाँ, ये दबा हुआ अवतल तल है, उठा हुआ तल। दोनों के लिए अपन देखते हैं कि इन दोनों के लिए जहां पर द्रव ठोस से मिल रही है वहां पर जो भाग होता है वो कैसा होता है? वक्राकार होता है। तो उस भाग पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, इस युग्म के लिए स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो स्पर्श रेखा जो होती है, जो ठोस के साथ जो कोण बना रहा है, ये जो एंगल बनता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? स्पर्श कोण, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक। इनके लिए ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्पर्श कोण। तो परिभाषा क्या हो जाएगा? द्रव और ठोस के स्पर्श बिंदु से, देख रहे हैं अपन, द्रव और ठोस के स्पर्श बिंदु से द्रव की सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा, द्रव और ठोस के स्पर्श बिंदु से द्रव पर खींची गई स्पर्श रेखा। ये हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं यहाँ पर, इनके लिए अवतल तल के लिए, और ये उत्तल तल के लिए हम क्या कह रहे हैं? स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। ये स्पर्श रेखा होता है वो द्रव के अंदर डूबी हुई ठोस की सतह से, ठीक है, जो स्पर्श रेखा होती है द्रव के अंदर डूबी हुई ठोस के सतह से जो कोण बनाती है, जो कोण बनाती है उसे
स्पर्श कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये अपन देख रहे हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी भी जो द्रव है इनको जब हम ठोस में डुबाएंगे, डुबाने पर क्या होता है कि जहाँ पर दोनों बिंदु मिलती है ठोस, उस पर द्रव के अंदर हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। ये स्पर्श रेखा जिस ठोस के साथ जो कोण बनाती है उसे ही क्या बोला जाता है, स्पर्श कोण कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें दो कंडीशन होती है स्पर्श कोण के लिए। पहला कंडीशन की जब हम बात करते हैं, जब पृष्ठ हमारा कैसा है, यहाँ पर अवतल, तो अवतल पृष्ठ के लिए यदि द्रव ठोस को गीला करती है। पहला कंडीशन, जब कोई द्रव होता है ठोस को गीला करती है, और हमने आपको बताया था कि जब असंजक बल का मान ससंजक बल के मान से अधिक होता है तो उस स्थिति में द्रव होता है ठोस को गीला करती है, तो उसके लिए स्पर्श कोण का मान अर्थात असंजक बल का मान बड़ा होगा ससंजक बल के मान से। ठीक है, तो द्रव, ऐसे द्रव और ठोस के युग्म के लिए स्पर्श कोण का मान 90 अंश से कम अर्थात न्यून कोण होगा। स्पर्श कोण का मान नब्बे अंश से कम या फिर क्या होगा, न्यून कोण होगा। और ये किस स्थिति के लिए आएगा, ये उत्तल स्थिति के लिए। ठीक है, तो ऐसे द्रव जो ठोस को गीला करती है, जिनके लिए असंजक बल का मान ससंजक बल के मान से अधिक होता है, इनके लिए स्पर्श कोण का मान न्यून कोण होती है या 90 अंश से कम होता है। ठीक है, दूसरा अब देखते हैं, सेकंड कंडीशन, इनका ऑपोजिट देखते हैं कि जो द्रव होता है ठोस को गीला नहीं करती है, अर्थात असंजक बल का मान ससंजक बल के मान से कम होता है, तो उनके लिए स्पर्श कोण का मान होगा वो 90 अंश से कैसा होगा, वो अधिक होगा, अर्थात उनके मध्य कौन सा कोण बनेगा, अधिक कोण निर्मित होगा। ठीक है, अर्थात यदि द्रव ठोस को गीला नहीं करती है, अर्थात जो असंजक बल का मान होगा वो ससंजक बल के ससंजक बल के मान से छोटा होगा, इनके लिए स्पर्श कोण का मान 90 अंश से अधिक 90 अंश से अधिक या फिर अधिक कोण बनेगा। ठीक हो गया, तो यहां पर हमने आपको बता रहे थे किसके बारे में, एंगल ऑफ कांटेक्ट या स्पर्श कोण के बारे में। स्पर्श कोण के बारे में हमको आपको बताया कि जब द्रव और ठोस को मिलाएंगे तो उनके स्पर्श बिंदु पर द्रव की सतह नीचे की ओर जो स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो यह स्पर्श रेखा होती है ठोस के साथ जो कोण बनाती है उसे उनका स्पर्श कोण कहते हैं। और स्पर्श कोण के लिए दो स्थिति आती है, जब हमारा भाग, एक भाग जब उत्तल होता है और दूसरा भाग कैसा होता है, अवतल। ये अवतल भाग और ये उत्तल भाग। इस स्थिति में जब ये स्पर्श करती है तो इनके लिए अपन देखते हैं कि एक के लिए जब द्रव और ठोस के जो युग्म होती है, कि जो द्रव होता है ठोस को गीला करती है, उनके लिए स्पर्श कोण का मान न्यून कोण मिलता है, और जो ठोस होता है द्रव को गीला नहीं करती है
द्रव होता है ठोस को गीला नहीं करती है, उनके लिए स्पर्श कोण का मान हमने कैसे प्राप्त किया? अधिक कोण प्राप्त किया। ठीक है। चलिए अपन देखते हैं किसी गोली पृष्ठ पर दाब अधिक के। ठीक, हम पहले आपको बता देते हैं गोली पृष्ठ कितने प्रकार की होती है। तो गोली पृष्ठ होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक पहला होता है वो समतल पृष्ठ का, दूसरा होता है उत्तल पृष्ठ जिनका कि पृष्ठ उठा हुआ हो, और तीसरा होता है वो अवतल पृष्ठ होता है जिनका पृष्ठ थोड़ा दबा हुआ हो। ठीक है। तो तीनों ही पृष्ठ के लिए उन पर बाहर की ओर लगने वाले दाब और अंदर की ओर लगने वाले दाब, क्योंकि किसी भी पात्र पर जो द्रव होगा वो पृष्ठ तनाव के कारण बाहर की ओर और अंदर की ओर दाब डालता है। तो इस दाब का मान देखते हैं किस पृष्ठ के लिए बाहर की दाब और अंदर की दाब में से किनका मान अधिक होता है, जिनको बोला जाता है दाब अधिक के। तो हम यहाँ पर तीनों को देखते हैं। पहला अपन देखते हैं जब पृष्ठ समतल होती है पहला कंडीशन में हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि द्रव का पृष्ठ समतल है। तो जब द्रव का पृष्ठ समतल हुए तो इस पर बाहर की ओर जो लगने वाला दाब P1 है और अंदर की ओर जो लगने वाला दाब P2 है। ठीक, तो संतुलन की अवस्था में दोनों दाब का मान कैसा होगा? इक्वल होगा। ठीक है। तो समतल पृष्ठ के लिए जो बाहर की ओर लगने वाला दाब P1 है और जो अंदर की ओर दाब P2 लगता है, क्योंकि पृष्ठ के समतल होने के कारण या दोनों समान रूप से दाब लगाएंगे, जिसके कारण परिणाम रूप से एक दूसरे के निष्फल कर देंगे। अतः द्रव का पृष्ठ समतल है तो साम्यावस्था के लिए या द्रव के संतुलन के लिए क्या होगा? P1 इक्वल टू P2। तो समतल पृष्ठ के लिए अंदर की ओर लगने वाली दाब और बाहर की ओर लगने वाली दाब, इन दोनों का मान एक समान होगा। ठीक है। चलिए चलते हैं अपन दूसरे पृष्ठ की बात करते हैं। दूसरा जो पृष्ठ है जो दिख रहा है हमको उठा हुआ पृष्ठ है, अर्थात उत्तल पृष्ठ के लिए
उत्तल पृष्ठ के लिए। यहाँ से स्पष्ट हमको दिखाई दे रहा है कि जब द्रव का पृष्ठ उत्तल होता है तो इनके बाहर की ओर लगने वाला दाब P1 है और अंदर की ओर लगने वाला दाब P2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो जब इस पर हम देख रहे हैं कि P1 और P2 इन दोनों की मान के लिए इसके जो उठा हुआ तल है इनको द्रव को संतुलन अवस्था में लाने के लिए, ठीक, संतुलित अवस्था में लाने के लिए हम उठे वाले तल को नीचे की ओर दाब डालेंगे। दिख रहा है क्या? जब इनको हम नीचे की इस प्रकार से दाब डालेंगे तब क्या हो जाएगी, ये संतुलन अवस्था में आ जाएगी। अर्थात संतुलन अवस्था के लिए दाब जो P2 की ओर दाब डाल रहे हैं, मतलब किसका मान अधिक होगा, P2 का मान P1 की अपेक्षा अधिक होगा। अतः उत्तल पृष्ठ के लिए संतुलन अवस्था में संतुलन अवस्था के लिए अर्थात द्रव को संतुलित करने के लिए इसको अपन हम इस प्रकार दाब डालेंगे ऊपर से नीचे की ओर। अर्थात नीचे की ओर दाब डालेंगे तो अंदर की जो दाब होगा P2 का मान, वह बाहर की ओर जो दाब होगा P1 की मान उनसे अधिक होगा। ठीक है, तो दूसरा पृष्ठ हम देखें यहाँ पर उत्तल पृष्ठ के लिए। तो उत्तल पृष्ठ के लिए द्रव को संतुलन अवस्था में लाने के लिए इन पर अंदर की ओर लगने वाले जो दाब का मान होता है वो बाहर की ओर लगने वाले दाब के मान से अधिक होगी। ठीक, अगला पृष्ठ की बात करते हैं। चलिए यहाँ पर अपन देखते हैं कि अगला इसमें द्रव का जो पृष्ठ होता है ये किस आकार में रखा हुआ है, अवतल रूप में। ठीक है, इनका तल है वो दबा हुआ है अर्थात अवतल रूप में है। तो अवतल रूप में हम देख रहे हैं कि बाहर की ओर लगने वाला दाब P1, अंदर की ओर लगने वाला दाब क्या है, P2 है। तो द्रव को संतुलन अवस्था में लाने के लिए अर्थात इस स्थिति में लाने के लिए मान लेते हैं ये संतुलित अवस्था है जहां पर आकर द्रव ठहर जाती है। तो इस स्थिति में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर की ओर जो तल है इनको बाहर की ओर एक बल लगाना होगा। ठीक है, अर्थात अंदर से बाहर की ओर बल लगाना होगा। तो चूंकि बाहर की ओर बल लगाएंगे तो जो दाब P1 का मान होगा वह दाब P2 के मान से कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अर्थात अवतल तल के लिए अवतल पृष्ठ के लिए द्रव के संतुलन अवस्था के लिए P1 का मान बड़ा होगा P2 से। अर्थात जब पृष्ठ अवतल होगी तो उस स्थिति में अंदर की ओर जो लगने वाला बल है उनका मान जो बाहर की ओर लगने वाले बल के मान से कम होगा। चित्र से भी स्पष्ट है कि इनके पृष्ठ को संतुलन में लाने के लिए हमको इनके पृष्ठ को ऊपर की ओर खींचना होगा। अर्थात ऊपर की ओर जो लगने वाला दाब है उनका मान अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 कंडीशन देखें गोलित पृष्ठ का, एक समतल के लिए, दूसरा उत्तल पृष्ठ के लिए, तीसरा अवतल पृष्ठ के लिए। समतल पृष्ठ के लिए हम देखते हैं कि बाहर की ओर लगने वाली जो दाब है वो अंदर की ओर लगने वाली दाब के मान के इक्वल होती है, जबकि उत्तल पृष्ठ के लिए हम देखते हैं संतुलन अवस्था में इसके अंदर की ओर लगने वाली जो दाब की मान होती है वो बाहर की ओर लगने वाली दाब के मान से अधिक मिल रहा है। तथा अवतल पृष्ठ के लिए हम देखते हैं कि अवतल पृष्ठ के लिए
द्रव के संतुलन अवस्था के लिए जो बाहर की ओर लगने वाली दाब होती है, इनकी मान अंदर की ओर लगने वाली दाब के मान से अधिक होती है। ठीक है, तो संपूर्ण गोलीय पिष्ठ के लिए हम बात करेंगे। तो संपूर्ण गोलीय पिष्ठ के लिए हम देखते हैं तो क्या होगा, द्रव के साम्यावस्था के लिए अवतल पृष्ठ के दाब के मान को हमेशा उत्तल पृष्ठ के दाब के मान से अधिक होनी चाहिए। अगर हम संपूर्ण गोलीय पिष्ठ की बात करेंगे तो क्या होगा, गोलीय पृष्ठ के लिए द्रव के साम्यावस्था के लिए अवतल पृष्ठ के दाब का मान उत्तल पृष्ठ के दाब के मान से अधिक होनी चाहिए। तो साम्यावस्था में अगर हम गोलीय पृष्ठ की बात करें, समतल पृष्ठ, अवतल और उत्तल पृष्ठ, तो इन सभी के लिए द्रव के संतुलन अवस्था के लिए जो अवतल पृष्ठ के लिए दाब होगा उनका मान हमेशा उत्तल पृष्ठ के दाब से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने आपको बताया, आज की इस अध्याय में हमने आपको दाब पद्धति के बारे में बताया है। पृष्ठ तनाव का अनुप्रयोग जो दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोग है, इनके बारे में हम आपसे बातें किए, इनके बारे में आपको बताया। साथ ही हम द्रव और ठोस के लिए जो मध्य में जो कोण बनता है, जिसको हम स्पर्श कोण बोलते हैं, उनके बारे में आपको बताया। साथ ही अभी हम आपको दाब अधिक के बारे में बताया, गोलीय दर्पण के बारे में। आगे की अध्याय में हम जो दाब अधिक है, इनका बूंद के लिए और बुलबुला के लिए अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।